हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल रे स्टडीज़ पर। ये बायोलॉजी क्रैश कोर्स सीरीज़ चल रही है, ये उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में स्टार्ट कर दिया था सेल को पढ़ना। सेल फर्स्ट लेक्चर में हमने सेल के बेसिक्स देखे थे और सेकंड में हमने सेल के टाइप को पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ लिया था। आज हमें यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ना है। यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ जो आपको सेल के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। जैसे ये हमारा एक सेल है, आपने देखा था सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो सेल के अंदर का जितना भी वॉल्यूम है, इस सारे वॉल्यूम को एक मैट्रिक्स ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसको हमने नाम दिया था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या हम इंक्लूड करते हैं, जितना भी सेल का सारा वॉल्यूम है वो साइटोप्लाज्म है। इसमें हम न्यूक्लियस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और ना ही मेम्ब्रेन को। और जब न्यूक्लियस के अंदर वाला जितना भी फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जब हम साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को देखते हैं तो उसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। और यानी कि आप एक सेल लो और उसके ऊपर की मेम्ब्रेन हटा दो, तो उसके अंदर जितना भी मैट्रिक्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म है चाहे वो साइटोप्लाज्म है, तो उसको हम कंबाइंड टर्म्स से बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये 3 टर्म है, इनके बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के प्लाज्म को हटा दे, अगर बचा हुआ जितना भी है उसे साइटोप्लाज्म, और दोनों का कंबाइंड प्रोटोप्लाज्म। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। आज हमें यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ना है। तो हमने पहला टाइप देखा था प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बना? प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल है, पहले अर्थ पे प्रोकैरियोटिक सेल आया, तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ होगा। तो जब एक प्रोकैरियोटिक सेल था और सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल हमने देखा था, प्रोकैरियोटिक सेल में सारे बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि वो अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहे हैं, और कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया यानी कि वो दूसरों की बॉडी पे रिलाई कर रहे हैं, अपने प्रे से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो एक पैरासिटिक बैक्टीरिया है, सपोज कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है, उसने अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी एक और दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को जो कि जिसके अंदर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था क्रोमैटोफोर, तो ये एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इसने इसको खा लिया अपने न्यूट्रिशन के लिए, पर इसने इसकी बॉडी में जाने के बाद मरने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप बन गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यू फॉर्मेशन of eukaryotic cell from a prokaryotic cell is explained by, हम इसको एक थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बना। उस थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो अभी हमने देखा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को इंजेस्ट कर लिया, पर अब ये प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा था जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता था, यानी कि इसके पास क्लोरोफिल कंटेनिंग, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो पिगमेंट था। तो इन्होंने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया। इसने इसको, अब ये पहले क्या करता था, पहले ही दूसरे सेल को खाकर अपना न्यूट्रिशन लिया करता था, यानी कि ये हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था। पर अभी इसने, हीटोट्रॉफिक का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के अपना न्यूट्रिशन लेता है, पर इसने एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल को इंजेस्ट किया। तो इन्होंने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया कि इसने तो उसको शेल्टर प्रोवाइड किया, इस जो इंजेस्ट हुआ हुआ बैक्टीरिया था या प्रोकैरियोटिक सेल था उसको इससे शेल्टर मिल गया।
यानी कि अभी ये इसकी बॉडी के अंदर सेफ है, अब इसको कोई और बैक्टीरिया या कोई भी और प्रोकैरियोटिक सेल नहीं खा सकता। और इसको क्या हुआ, पहले ये हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता था, पर अब इसके पास एक अंदर स्ट्रक्चर है जो इसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा और इसको ऑटोट्रॉफिक बनाएगा। तो इसका न्यूट्रिशन चेंज हो गया, इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिल गया और इसको शेल्टर मिल गया। ऐसे ही फिर कभी एक और प्रोकैरियोटिक सेल आया, वो उसने इसके अंदर शेल्टर लिया, उसने इसको कुछ फ़ायदे, उसने कहा चलो मैं आपके लिए रेस्पिरेशन करूँगा। तो इस तरीके से एक प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना। और जो इसके अंदर ये वाले प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यही तो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था, जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक बेसिक डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। तो जो ये यूकैरियोटिक सेल बना, इसके अंदर जो ये छोटे और दूसरे सेल्स हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है अपने आप में। तो इस थ्योरी से एंडोसिम्बायोटिक, एंडो यानी कि किसी के अंदर, और सिम्बायोटिक अभी मैंने आपको बताया जब किसी रिलेशनशिप में दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो, इसको शेल्टर मिल रहा है और इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से हम इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब हमें यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में करना है। तो यूकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक से थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ सब टॉपिक्स को आज की क्लास में और कुछ को नेक्स्ट में करेंगे। तो उसमें हमें जो पहली चीज़ जो पढ़नी है वो है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा हमें इसमें पढ़ना है सेल वॉल। तीसरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें हमारे 4 ऑर्गेनेलीज आते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, lysosomes and vacuole। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये 4 ऑर्गेनेलीज हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, अभी हम यूकैरियोटिक सेल में इसको एक एक करके पढ़ेंगे। और बाकी की 2 ऑर्गेनेलीज हैं जिसे हम एक अलग कैटेगरी में रखा है मैंने, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। इसमें हमारी 2 आती हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और एक लास्ट चीज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में। और ये सब था जो आपको एक यूकैरियोटिक सेल में सब कुछ पढ़ना है। तो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 5 ग्रुप्स में, जिन्हें हम कहते हैं किंगडम। जिसमें पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। तो जो उसमें मोनेरा ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है और ये प्रिमिटिव भी है। तो इसमें सारे हमारे बैक्टीरियाज आते हैं। और बैक्टीरिया, और आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सारे ही बैक्टीरिया हैं। तो यानी कि मोनेरा का सेल टाइप क्या हुआ, मोनेरा का सेल टाइप हुआ प्रोकैरियोटिक, जिसे हम पढ़ ही चुके हैं। और तो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से आ रहे थे, सारे बैक्टीरिया, जो कि हमारा पूरा ग्रुप मोनेरा है। और बचे हुए 4 ग्रुप,
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब का सेल टाइप यूकैरियोटिक है। इन सब का सेल टाइप यूकैरियोटिक है। और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये चारों ग्रुप्स हैं जिनका सेल टाइप यूकैरियोटिक है। और इसमें हमने जो इसमें प्लांटे और एनिमेलिया है, इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मतलब इसका भी सेल टाइप है तो यूकैरियोटिक, इसका भी यूकैरियोटिक, पर हमने देखा था पहले कि प्लांटे के पास सेल वॉल होती है, जो कि प्लांट्स का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो एनिमल्स के पास नहीं है। हमारे किसी भी सेल के पास सेल वॉल नहीं है। और दूसरा, आप भी जानते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, हमें अगर भूख लगती है, हमें खाना खाना है, हमें न्यूट्रिशन लेना है, तो अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम किसी प्लांट को खा लेते हैं, अगर हम नॉन वेजिटेरियन तो हम किसी एनिमल को खा लेते हैं। लेकिन हम धूप में खड़े होकर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो है हेटरोट्रॉफिक। पर जो प्लांट्स है, प्लांट्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के नहीं खाते, उनका न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक है तो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास कोई स्पेशल चीज़ होगी, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल्स हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, इसीलिए उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में, थोड़ी सी चीज़ें जो वैरी करती हैं, अदरवाइज ओवरऑल ये है यूकैरियोटिक सेल ही। तो अब हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये हमें किसने बताया था? थियोडोर शिवान ने। सेल मेम्ब्रेन, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सब में ही कॉमन है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, वो कोई भी सेल हो, सेल मेम्ब्रेन सब में कॉमन होगी। और सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है सब में एक ही जैसा होगा। हमने प्रोकैरियोटिक सेल में इसको डिटेल में नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये सेम ही है, वहाँ भी ऐसी है और यहीं भी ऐसी है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ composed of lipids and proteins. सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी है। लिपिड्स क्या होता है? लिपिड एक टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल है, ये कुछ फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और प्रोटीन आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो ये एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का, बायोमॉलिक्यूल्स की। लिपिड्स क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं। अभी आप इतना जान लीजिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी है, तो मेनली उसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। तो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। तो लिपिड क्या है? लिपिड का ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक मीन्स फियर, और हाइड्रो यानी कि इसको लिक्विड से फियर है। ये खुद को कहीं भी हो, ये कुछ को इस तरीके से अरेंज करेगा कि ये लिक्विड से, पानी से, वाटर से बचा रह सके। और इसका ऊपर वाले हेड को हम कहते हैं पोलर हेड, या फिर हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये वाटर लविंग पार्ट है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है लिपिड मॉलिक्यूल का, और यही लिपिड्स और कुछ प्रोटीन्स इनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, इससे मिलकर हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
अभी आपने देखा कि इसका ये वाला पार्ट वाटर लविंग था और ये वाला पार्ट वाटर हेटिंग। अब सेल है, सेल के अराउंड अभी अभी हमने देखा, अभी हमने नहीं आगे देखेंगे कि कोई बहुत सारे सेल्स ग्रुपिज्म में होते हैं, तो सेल के बाहर कुछ फ्लूइड होता है। तो अब ये वाला पार्ट तो फ्लूइड से बचना चाहता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, तो इसीलिए लिपिड्स बाई लेयर में अरेंज्ड होते हैं, 2 लेयर में, ताकि इनका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट लिक्विड से बचा रह सके। और इनके बीच में कहीं कहीं प्रोटीन होते हैं, जैसे ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन कोई ऐसा छोटा प्रोटीन भी लगा हो सकता है कहीं। तो ये सेल की मेम्ब्रेन है। अब ये बाई लेयर में अरेंज होगी। अगर इधर से अब बाहर लिक्विड है, सराउंडिंग फ्लूइड है, तो इधर अब ये वाला पार्ट इससे सेफ है, पर अभी नीचे तो आज सेल के अंदर भी लिक्विड होगा, तो इसीलिए एक और लेयर होती है इस तरीके से। तो हमने देखी इसमें लिपिड की बाई लेयर है और इस मेम्ब्रेन के अंदर बीच बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड है। एम्बेडेड नहीं कहेंगे क्योंकि ये मूवमेंट कर सकते हैं, और कहीं पे ऐसे थोड़ा शुगर लगा होता है, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये है हमारे सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर। हमारी सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसे दिखती है, चाहे वो कोई भी सेल हो। तो मेनली ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी है। अभी लिपिड और प्रोटीन की क्या क्वांटिटी होगी, किस रेशियो में होंगे, सेल टू सेल डिपेंड करता है। जैसे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल है हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल, इनका जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। और ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन की क्वांटिटी ही ज़्यादा होगी या लिपिड की क्वांटिटी ही ज़्यादा होगी, ये किसी भी रेशो में हो सकते हैं, वो सेल टू सेल वेरी करता है। और जो ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन, 1972 में। इन्होंने हमें बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड है नेचर में, यानी कि ये जो लिपिड्स हैं ये एकदम स्टिफ ऐसे लगे हुए नहीं है, इनके अंदर फ्लूइडिटी है, और उस फ्लूइडिटी के अंदर ये जो प्रोटीन के पीसेस हैं ये मूव कर पाते हैं। और ये फ्लूइडिटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कोई सेल है, सेल के अंदर कौन सी चीज़ एंटर कर रही है, कौन सी चीज़ लीव कर रही है, तो उस चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट है वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होना है। उस मेम्ब्रेन के थ्रू उस ट्रांसपोर्ट को होने देती है इसका ये फ्लूइड नेचर। वो कैसे? सेल मेम्ब्रेन की एक इम्पॉर्टेंट बात जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है। सेल मेम्ब्रेन अभी हमने देखा उसके अंदर फ्लूइडिटी है, उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, या आप उसे सिलेक्टिवली परमिएबल भी कह सकते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल है। वो कुछ चीज़ों को ही, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होने देती है, यानी कि डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर एंटर करेगी या कौन सी चीज़ सेल से लीव करेगी। तो सेल मेम्ब्रेन का भी हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल देखा जो हमें दिया सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। और सेल मेम्ब्रेन का हमने देखा कि सेमी परमिएबल है और सिलेक्टिवली परमिएबल है, और इसके अराउंड सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि अभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सेल आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन है
जो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर रही है। चाहे वो प्लांट सेल है, उसके ऊपर सेल वॉल भी होगी, तब भी आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करने वाला स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है किसी भी सब्सटेंस का सेल के बाहर या सेल के अंदर, ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू हो रहा है, तो इसीलिए इंटरैक्टिव मीडियम हमारा सेल मेम्ब्रेन है। अब ये ट्रांसपोर्ट कई टाइप का हो सकता है, हम मेनली 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। बहुत बेसिक है, इसमें 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट आता है, एक आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एक्टिव होना पड़ता है, उसमें हमें एनर्जी, आप ऐसे एक्टिव से याद रख सकते हैं, एक्टिव एटीपी यूटिलाइज होता है। एटीपी यूटिलाइज का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो किसी फॉर्म में स्टोर्ड होती है, तो एनर्जी का जो स्टोर्ड फॉर्म है वो है एटीपी। तो एटीपी यूज़ हो रहा है यानी कि एनर्जी यूज़ हो रही है। अब कोई सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट अपने आप नहीं हो रहा, हमें उसको प्रेशर लगा के, एनर्जी लगा के ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ। तो अब कोई आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, आप जनरली कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ जब जहाँ पे ज़्यादा होती है तो वहाँ से हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आती है। जहाँ पे भी उसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कम, जहाँ पे उसका अमाउंट कम होगा वहाँ पर आएगी। तो यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग कोई भी चीज़ चलती है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग तो हमें कोई एनर्जी लगाने की नीड नहीं है, तो जब हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराना होगा तब उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और उसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। तो इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो पैसिवली मूव हो जाए, जिसमें हमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती, तो यानी कि यहाँ पे कोई एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रहा। दूसरा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे? जैसे ये सेल है, सेल के अंदर इस वक्त सपोज पानी कम है और सेल का जो बाहर वाला सराउंडिंग है उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो नॉर्मल फिनोमेना होना चाहिए, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा मटेरियल, तो ये पानी अपने आप ही सेल के अंदर मूव कर जाएगा। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, यहाँ कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक हम देखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस सिंपली पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बस अब इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है वाटर के लिए। जब भी वाटर का पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। और पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो अपने आप ही हो रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था, तो यहाँ से कोई वाटर लविंग चीज़ है या कोई लिक्विड है तो वो इसके थ्रू यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो वो प्रोटीन को यूज़ करता है, प्रोटीन के अंदर ऐसे स्पेस बनता है और वो मटेरियल यहाँ से यहाँ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी का यूटिलाइजेशन करे बिना यहाँ से मूव करते हैं। पर क्योंकि ये इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये अपने आप नहीं हो रहा, हमें इसको फैसिलिटेट करना पड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो सिंपल, मैं आप 2 टाइप लिख के बता देती हूँ, हमने 2 देखे, एक सिंपल डिफ्यूजन जो ऐसे ही आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूज कर गया, और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये यूजुअली पोलर मॉलिक्यूल्स करते हैं, पर अगेन इसमें कोई एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो हमने 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट देखा सेल मेम्ब्रेन में, हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स में होती है, सेल वॉल साथ में फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, पर फंजाई की सेल वॉल का कॉम्पोजिशन डिफरेंट है और प्लांट सेल की सेल वॉल का कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। सेल वॉल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें,
एक तो सेल वॉल नॉन लिविंग है, पूरा सेल लिविंग होता है, हर चीज़ लिविंग होती है, पर जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर। ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है और ये शेप देता है सेल को। इट प्रोवाइड्स शेप और प्रोटेक्ट कर। अभी नॉन लिविंग है, रिजिड है, तो ये सेल को किसी भी मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। तो ये नॉन लिविंग है, सेल को शेप दे रहा है, सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले तो, और हम भी हमने देखा कि सेल वॉल होती है किस किस में, एक फंजाई में और दूसरा प्लांट्स में। और ये इम्पॉर्टेंट बात कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो एक तरीके के बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनी है जिसे हम कहते हैं काइटिन। तो फंजाई की सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की। और प्लांट्स की सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की। प्लांट्स की सेल वॉल में और भी कई चीज़ें हैं, एक तो सेल्यूलोज, कुछ प्रोटीन्स, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अभी हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो ये सेल्यूलोज क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, पैक्टिन क्या होता है। ये बायोमॉलिक्यूल है। अब बायोलॉजी आप थोड़ा, अभी ये पहला ही टॉपिक है तो आपको कुछ टर्म्स हो सकता है समझ ना आ रही हो, पर जब आप 2-3 टॉपिक्स मेरे साथ पढ़ लेंगे तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, आपको कुछ बेसिक टर्म्स का आइडिया हो जाएगा कि सेल्यूलोज होता क्या है, क्योंकि कई जगह यूज़ होंगी। तो फिलहाल के लिए कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है और प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज, प्रोटीन, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी है। और सेल वॉल क्या कर, सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रही है बाहर से। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा, सेल वॉल की कई लेयर्स होती हैं, जैसे जो सबसे पहले वाली लेयर है उसे हम कहते हैं, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। कुछ नहीं, इसको हम उस बेसिस पे बता रहे हैं कि कैसे कैसे बनी है। जो सबसे पहले अंदर बनी होगी उसे हम प्राइमरी सेल वॉल कह देते हैं, जो उसकी बाहर वाली उसे सेकेंडरी कह देते हैं, और जो सबसे लास्ट, जो सबसे आउटर मोस्ट है उसे हम टर्शरी कह देते हैं। एक सेकेंड, मैंने आपको जल्दबाजी में टर्शरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड प्राइमरी सेल वॉल का ऑर्डर उल्टा बता दिया है। जहाँ जो आउटर मोस्ट सेल वॉल है वो हमारी प्राइमरी सेल वॉल है और जो इनर मोस्ट है वो टर्शरी सेल वॉल है। बाकी सब एज इट इज़ है, आप कंटिन्यू देखते रहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेल टू सेल जो कनेक्शन है, एक लेटरल कनेक्शन होता है दो एडजेसेंट सेल के बीच में। एक सेल ये है, इसकी नेबरिंग सेल के बीच में जो कनेक्शन है उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये था सेल वॉल के बारे में। हमने सेल वॉल के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि पहले तो फंजाई और प्लांट्स के पास होती है, प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है, और ये सेल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बस ये है कि ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो एडजेसेंट सेल को कैसे कौन सी चीज़ जोड़ रही है, वो है प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसके थ्रू किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज़ का मूवमेंट हो सकता है, और ये दो सेल के बीच में लेटरली है। तो आज के क्लास में हमने सेल वॉल को पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम यूकेरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेलीज को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।